नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में तकरीबन 500 दिन का वक्त बाकी है। सुनने में यह आंकड़ा बहुत बड़ा भले ही लगता हो, लेकिन जिस तरीके से राजनीतिक सरगर्मियां उत्तर प्रदेश में उफान पर हैं, चरम पर हैं, उससे लगता है कि अब चुनाव आया कि तब चुनाव आया। इन दिनों उत्तर प्रदेश राजनीति की दो अलग अलग धाराओं के बीच झूलता हुआ हमें नजर आता है, और वो दो धाराएं हैं। एक धर्म की राजनीति, जिसे आप हिंदू मुस्लिम की राजनीति कह सकते हैं, और दूसरी है जातियों की राजनीति, जिसे आप अखिलेश यादव की भाषा में पीडीए की राजनीति कह सकते हैं। आप पिछले साल 2024 के नवंबर से अगर नजर डालें, लोक विधानसभा के उपचुनाव जो हैं वो बस खत्म ही हुए थे कि संभल में एक सर्वे की बात आई, मस्जिद के सर्वे की बात आई, और उसके बाद मार्च तक, लगभग अगले दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, होली तक संभल की खबरें सुर्खियों में बनी रही। और वो मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुस्लिम, होली के दिन ईद, उसे लेकर तनाव, इन्हीं शब्दों के इर्द गिर्द हम सुर्खियां देखते सुनते रहे। इसके बाद अचानक उत्तर प्रदेश में इस तरह की घटनाएं बढ़ी जिन्होंने अखिलेश यादव की पीडीए की राजनीति को तेज किया। उसमें तमाम तरह की घटनाएं थी। कोई कौशाम्बी में कोई एक मामला हो गया, आगरा में किसी दलित को घोड़ी से उतार दिया। कुल मिलाकर अखिलेश यादव का जो पीडीए है वो मार्च के बाद से पिछले 3 महीनों से लगातार हावी होता हुआ उत्तर प्रदेश की राजनीति पर हमने देखा। और अब एक बार फिर कांवड़ यात्रा से पहले जो एक नेम प्लेट विवाद जो हर साल होता है, वो एक बार फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमें नजर आ रहा है, जो कहीं ना कहीं एक खास तरह की राजनीति जिसके इर्द गिर्द हमें नजर आती है। तो ये तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों के लिए कौन सी राजनीति ज़्यादा प्रभावी साबित होगी, या फिर इसके ज़रिए कौन सी पार्टी, कौन सा गठबंधन अपनी राजनीति को किस तरह हवा दे रहा है, ये इस वक्त इस पर बात करने के लिए और उत्तर प्रदेश के तमाम पूरे सियासी परिदृश्य को समझने के लिए चुनावों के मद्देनज़र हमारे साथ मौजूद हैं लखनऊ से हमारे ब्यूरो चीफ और एडिटर कुमार अभिषेक। कुमार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। सबसे पहले मैं यहीं से शुरू करूंगा कि कांवड़ यात्रा हर साल होता है, सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन होती है, कुछ ऑर्डर आता है, लेकिन एक बार फिर हम देख रहे हैं कि कांवड़ यात्रा से पहले एक नेम प्लेट विवाद शुरू हो गया है, और उस नेम प्लेट विवाद के इर्द गिर्द हमें वो एक बयानबाजियां जो सुन रही हैं, जो हमें नजर आ रही हैं कि इमरान मसूद उसके खिलाफ बयानबाजी दे रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी बोल रहे हैं, इधर से जो है वो बीजेपी की तरफ से हमें रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं। कुल मिलाकर वही जो एक हिंदू मुस्लिम की राजनीति होती है। क्या आपको लगता है कि ये नेम प्लेट विवाद फिर से धर्म की राजनीति को हवा दे रहा है? नीरज, देखिए, ये जो सिचुएशन है इस वक्त उत्तर प्रदेश में, खास करके पहचान की राजनीति, अगर जातियों में पहचान की राजनीति होती है तो वो बीजेपी को सूट नहीं करता, बीजेपी के खिलाफ जाता है। वो सपा को और पीडीए को सूट करता है। और अगर धर्म में पहचान की राजनीति होती है तो बीजेपी को सूट करता है। अभी इस वक्त जो हम लोग मुजफ्फरनगर या फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को लेकर जो फिर से जो पिछले साल विवाद उभरा था, उस विवाद का अगर हम एक और बड़े रूप को देख रहे हैं तो इसे इतना तो माना जाएगा कि पिछले साल भी ये चीजें हुई थी। पिछले साल हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ हद तक रोक भी लगाई थी, लेकिन एक बार फिर इस साल भी वही बात दोहराई जा रही है कि भाई जो भी कांवड़ यात्रा में जो श्रद्धालु हैं जाएंगे, उनके रास्ते में जो दुकानें पड़ेंगी उस पर तमाम लोगों को अपने नाम लिखने होंगे। नाम लिखने का मतलब यह है कि आपकी बिरादरी की पहचान हो जाएगी कि आप किस धर्म से ताल्लुक रखते हैं। यह बीजेपी को सूट कर रहा है, और बीजेपी को लगता है कि यह माहौल इस वक्त ऐसा है कि एक तरफ जात की पहचान का असर बढ़ रहा है, तो अगर उसकी काट करनी है, उसकी काट खोजनी है, तो हमेशा धर्म में ही मिलती है। और ये पहले से ट्रेंड रहा है। मंडल का जो जवाब है बीजेपी हमेशा कमंडल से ढूंढती है। तो ये अचानक से जो उभरा है, यशवीर महाराज तरीके लोग निकले और अचानक से उन्होंने सड़क के किनारे लोगों की पहचान करनी शुरू कर दी, क्यूआर कोड ढूंढना शुरू कर दिया, उनके पतलूने उतार करके पहचान करने के जो आरोप लगे हैं वो भी हम लोगों के सामने हैं। और अब तो अगर देखा जाए तो
इसको लेकर के सियासी घमासान भी शुरू हो गया है। सरकार के मंत्री, उप मुख्यमंत्री तक लोग उतर आए और उन्होंने साफ कहा कि हम इसे होने नहीं देंगे और पहचान की जो बात है वो साफ साफ लिखना होगा। ये एक सरकारी आदेश था, ये लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से किया हुआ एक फैसला था। अगर हम मान भी लें तो वहीं तक इसको होना चाहिए था कि चलो पिछले साल भी हुआ, इस बार भी वहीं तक रहता कि भाई उस रूट पर हम इतना पहचानेंगे कि किसकी दुकानें हैं, खाने पीने की जो बात है अगर श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा है तो वहां तक रहता। लेकिन नहीं, इस मामले को बड़ा बनाया गया, बड़ा बनने दिया गया। और उसके पीछे की तात्कालिक वजह सिर्फ ये नहीं कि इस साल भी कांवड़ यात्रा हो रही है और उसमें ये जरूरी है, उसको आपको कनेक्ट करना पड़ेगा जो इटावा में हुआ। इटावा में भी पहचान की बात आई, संकट आया पहचान को लेकर के आया कि भाई कथावाचक किस बिरादरी से थे, क्या किस जाति का उन्होंने नाम लिया था, और ये अचानक काफी बड़ा मुद्दा बन गया। देखते देखते ये पीडीए और खास करके अगड़े पिछड़े तक ये बातें चली हैं। अब बीजेपी को ये सूट करता है कि नहीं सूट करता है, क्योंकि अखिलेश यादव भी नहीं चाहते थे कि ये ब्राह्मण बनाम यादव हो, लेकिन कुछ उस दिशा में बढ़ चला। लेकिन अल्टीमेटली देखा जाए तो वो पीडीए का जो बीजेपी का काट हमेशा से कमंडल होगा। और ये मुद्दा पिछले कुछ दिनों में जो इतना गरमाया, मुझे लगता है कि जिस तरीके से मंत्री से लेकर उप मुख्यमंत्री तक कूदे, ये दिखाता है कि बीजेपी को उसमें कम से कम इस इटावा कांड की काट दिखाई दे रही है। इटावा कांड की काट बीजेपी को मुजफ्फरनगर में दिखाई दे रही है, कांवड़ रूट में दिखाई दिया। और मुझे लगता है कि यही वो वजह है जिसकी वजह से आप देखेंगे कि ये मुद्दा आप इसे आउट ऑफ प्रोपोर्शन में ब्लो अप होना समझ लें, या फिर इसे आप ये माने कि ये कहीं ना कहीं एक सियासत का जवाब दूसरी सियासत के जरिए, जाति का जवाब धर्म के जरिए देने की कोशिश है। और ये कोई नई बात नहीं है, ये बीजेपी का पुराना एक तरीका है जिसको उसने अख्तियार किया है। लेकिन 19, 22 ये तमाम चुनाव थे, 2014, 2019, 2017, 2022, ये तमाम वो चुनाव थे जिसमें अपनी इस रणनीति या अपने इस फॉर्मूले को बीजेपी ने सफलता से भुनाया। लेकिन 2024 का चुनाव हमारे सामने है, जब अखिलेश यादव या कहें इंडिया गठबंधन ने उत्तर प्रदेश में ज़बरदस्त शिकस्त बीजेपी को दी और इस नैरेटिव पर दी कि संविधान को खतरा है, जातिगत जनगणना नहीं हो रही है। यानी वही अपनी पीडीए के फॉर्मूले पर अखिलेश यादव ने एक तरीके से हिंदुत्व को, राम मंदिर को, इन सबको एक शिकस्त दी, की राजनीति को एक शिकस्त दी। तो बीजेपी 2027 के लिए क्या इस 2024 से कोई सबक नहीं ले रही है? क्या कोई नई रणनीति बीजेपी को नहीं लेके आनी चाहिए, या इसी फॉर्मूले पर बीजेपी को लगता है कि हम अखिलेश यादव को पटकनी देंगे? देखिए बीजेपी के लिए जो मैं समझ पा रहा हूं वो ये कि बीजेपी अगर जाति की पॉलिटिक्स पर आई, अगर वो पीडीए पर आई तो वो अखिलेश यादव के पिच पर आ जाएगी। और अखिलेश यादव अगर कमंडल की लाइन पर गए तो बीजेपी के पिच पर चले जाएंगे। दोनों एक दूसरे को अपने अपने पिच पर ये खींच रहे हैं, लेकिन इस बार दोनों इस तरीके से समझदार हैं, या यूं कह लें अखिलेश यादव ने इस तरीके से समझदारी भरा एक सियासी कदम ले रखा है कि वो बीजेपी के पिच पे जा ही नहीं रहे। और अगर आप देखें तो एकमात्र सक्सेस अगर अखिलेश यादव को मिला है तो वो 2024 के पार्लियामेंट का है। उसके पहले का मुझे 2014 के बाद से कोई सक्सेस तो नहीं दिखा। लगातार अखिलेश यादव चुनाव हारे हैं, और 2024 की जो हार हुई है वो पूरा का पूरा जो चुनावी जो नैरेटिव था वो चूंकि जाति पर आ गया था। चाहे जातिगत जनगणना हो, चाहे आरक्षण हो, चाहे संविधान संशोधन हो, जब इस तरीके के मुद्दे हावी हो गए तो तमाम जो धार्मिक मुद्दे, तमाम राम मंदिर के मुद्दे, जितने भी तरह के हिंदू मुस्लिम मुद्दे थे, सबके सब गौण हो गए। और अखिलेश यादव और विपक्ष जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, सबको यह मालूम चल गया कि यही एकमात्र ऐसा फॉर्मूला है जिस पर अगर हम टिके रहे, अगर हमारा ये नैरेटिव चलता रहा, अगर इस मुद्दे पर हम हमलावर बने रहे, तभी हम बीजेपी को हरा पाएंगे। और आप देखिए इतना कुछ हिंदू मुस्लिम विवाद शुरू होता है, लेकिन अखिलेश यादव बिल्कुल चुप्पी साधते हैं। वो चाहे उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा पर जो धार्मिक स्ट्रक्चर हैं, मस्जिदें, मदरसे,
जो सरकारी जमीनों पर बने हुए हैं उसको तोड़ने की बात हो, बुलडोजर उन पर चल रहे हो, संभल में जिस तरीके से बुलडोजर चल रहा हो, हिंसा हुई हो, आजम खान के साथ जो बातें हुई हैं और जितने विधायकों के साथ, लेकिन अखिलेश यादव चुप। वो बहुत ज्यादा खुलकर नहीं बोल रहे हैं। उन्हें मालूम है कि बीजेपी ये सब कर रही है और चाहती है कि मैं उसी पिच पर आऊं, मैं बोलूं और उसके बाद पूरा पोलराइजेशन हो। मुझे लगता है इस बार बहुत स्ट्रेटेजिकली ये अखिलेश यादव कह सकते हैं कि कलेजे पर पत्थर रखकर बहुत मामलों में शांत रह रहे हैं, और सिर्फ इसलिए रह रहे हैं कि कहीं उनके बोलने की वजह से, उनके रिएक्शन की वजह से कोई नैरेटिव ना बदल जाए। और मुझे यही दिखाई दे रहा है कि 2024 में जिस तरीके से उन लोगों ने बीजेपी को अपने पिच पर खींचा और उसे हराने में सफल हुए, पूरी कोशिश है कि 2 साल कम से कम ये माहौल बना रहना चाहिए, ये माहौल खराब नहीं होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि अखिलेश यादव ने पीडीए को एक ऐसा मूल मंत्र बना दिया है, एक ऐसा शब्द कॉइन कर दिया है कि बीजेपी अब इस शब्द से कहीं ना कहीं डरने लगी है। उसे लगता है कि पीडीए को लेकर के बीजेपी की तरफ से भी कई बारी पीडीए की बातें आने लगी कि पिछड़ा, दलित और अगड़ा तो हमारा है। तो कहने का मतलब है कि शब्द अखिलेश यादव का, लेकिन बीजेपी उसकी जाल में फंसती गई। और 2027, 2025 में तो 24 में तो फंसी गई थी। लेकिन बीजेपी के भीतर भी एक रियलाइजेशन है, उनको लगता है कि कांट की जो हांडी है वो बार बार नहीं चढ़ती। यानी कि अगर आपने आरक्षण की बात एक बार भुना ली, आपने अगर संविधान बदलने और संविधान की बात आपने दूसरी बार भुना ली, तो ये बार बार नहीं होगा। आप देखिए बीजेपी भी रह रह करके जिसे कहते हैं बैकफुट पर जाना चली जाती है। अभी पिछले 4 दिन पहले, 5 दिन पहले संविधान की प्रस्तावना को लेकर विवाद शुरू हुआ, लेकिन आप देखेंगे धीरे धीरे वो बिल्कुल शांत पड़ता जा रहा है, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि आरक्षण और संविधान, इसमें चाहे उनका स्टैंड कुछ भी हो, ये जितने कम से कम चर्चा में आए वही उनके लिए फायदेमंद होगा। और जो मेरी जानकारी है, बहुत सारे नेताओं को कह दिया गया है कि अब आपको संविधान की प्रस्तावना और समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता जैसे शब्दों पर कोई बयान नहीं देना है। तो बड़ा क्लियर ये दिखाई दे रहा है कि बीजेपी उनके पिच पर न तो जाना चाहती है, ना ही कोई ऐसी गलती करना चाहती है कि कोई मौका मिले विपक्ष को कि वो फिर से संविधान और ऐसे मुद्दों को उठा ले। और रही बात जातिगत जनगणना की, तो आपने देख लिया कि जातिगत जनगणना बीजेपी ने कराने का ऐलान कर दिया। तो दोनों की जो इसे कहते हैं ना, जिसे वार ऑफ नर्व्स कहते हैं, वो इस वक्त मुझे दिखाई दे रहा है दोनों पार्टियों में कि कौन अपने 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 ऊपर संयम बरकरार रख सकता है, अपने एजेंडे पर, अपने पिच पर दूसरी पार्टी को खींच कर लाने की कोशिश करता है। मुझे लगता है इस वक्त दोनों ही बिल्कुल अपने अपने एजेंडे पर बने हुए हैं। कोई ऐसा ग्राउंड नहीं दिख रहा कि बीजेपी अखिलेश यादव को अपने में फंसा सके, अखिलेश यादव बीजेपी को अभी से उस तरीके से फंसा सके। लेकिन हाँ, चूंकि पिछला चुनाव 24 में बीजेपी हारी है, तो ये मानकर चलना पड़ेगा कि अखिलेश यादव हावी है। और आज भी जो मुद्दे लेकर के वो ओबीसी को खास करके और दलितों को लेकर के चल रहे हैं, ये बीजेपी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत है। उसे लगता है कि जो उसका वोट बैंक था, उसे लगता है कि जो उसके जीत का मंत्र था, उसको अखिलेश यादव ने कहीं ना कहीं पकड़ लिया है। और अगर ये इसी तरीके से चलता रहा तो 2027 बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। बिल्कुल कुमार, थोड़ा और फोकस करता हूं मैं, थोड़ा जूम इन करता हूं जिसे कह सकते हैं कि एक तो ये पहचान की राजनीति, यानी अपने पीडीए के जरिए अखिलेश यादव जो है अपना वो बहुत फोकस क्लियर किए हुए हैं और लगातार वो अपने उस एजेंडे को साधने की कोशिश कर रहे हैं। एक और बात, आज की जो डेवलपमेंट है, अभी जो डेवलपमेंट एक हुई है कि अखिलेश यादव ने आजमगढ़ में अपना एक घर बनाया है, जिसे ऑफिस कम रेजिडेंस आप कह सकते हैं, और वहां से वो पूर्वांचल की राजनीति को साधेंगे। पूर्वांचल वो इलाका है, हम अपने दर्शकों को बता दें, जहां 2022 में एक तरीके से अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव में पूर्वांचल में थोड़ा प्रदर्शन के जरिए, अच्छे प्रदर्शन के जरिए वापसी की थी। और 2024 में बीजेपी की शिकस्त उत्तर प्रदेश में जो हुई, या बीजेपी को जो जबरदस्त झटका लगा, उसकी मूल वजह जो है वो पूर्वांचल था। पूर्वांचल में अखिलेश यादव ने अपनी सीटों की संख्या बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ाई और बीजेपी को जबरदस्त नुकसान हुआ। अब अखिलेश यादव ने, ये ठीक है एक आशियाना बनाया है, पीडीए उसका नाम रखा है, पीडीए आवास, लेकिन ये स्पष्ट कर दिया है कि पिछले 5 साल से जो ये एक फर्टाइल जमीन उनकी तैयार हुई है
पूर्वांचल जो पीडीए की राजनीति को बहुत सूट भी करता है, वहां वो अपना फोकस और शार्प करेंगे और 27 के चुनावों में भी उसे अपनी सत्ता वापसी की बुनियाद बनाने की कोशिश करेंगे। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, पूर्वांचल ऐसा इलाका है जिसे कह सकते हैं कि पीडीए का जो प्रतीक के तौर पर अगर आप देखें तो उनके लिए आजमगढ़ ही है, प्रतीक ही नहीं, उनका अब गढ़ भी बन चुका है। 10 की 10 विधानसभा की सीट अखिलेश यादव के पास है, दोनों पार्लियामेंट की सीट अखिलेश यादव के पास है। वो एक ऐसा आजमगढ़ एक ऐसा इलाका है, जिला है, जहां पर यादवों की तादाद भी काफी ज्यादा है, यादव बहुल है, मुसलमानों की तादाद भी काफी ज्यादा है, और वहां पर दलितों की तादाद भी बहुत ज्यादा है। तो ये तीन, जिसको कि वो पीडीए कहते हैं, उसका एक जीता जागता वो प्रतीक के तौर पर वो आजमगढ़ है। तीसरी बात, वो यादव परिवार का, यानी कि मुलायम सिंह, अखिलेश यादव, अब धर्मेंद्र यादव, इनका वो अब एक तरीके से गढ़ बन चुका है। जैसे जैसे सैफई है, जैसे इटावा मैनपुरी है, अब आजमगढ़ उसी तरीके से बन गया है। एक समय यादव लैंड जिसे कहते थे, उसमें कोई दूसरा जीत नहीं पाता था। उसकी वजह भी वही थी कि एक उनका समीकरण और दूसरा उनका अपना घर का वहां से होना। तो पूर्वांचल का द्वार आप सियासी तौर पर आप समझ लीजिए कि आजमगढ़ बन चुका है। और आजमगढ़ और उसके आसपास मऊ, जितनी सीटें बीजेपी लगातार हार भी रही है, दोनों उपचुनाव बीजेपी वहां हार गई, जबकि बीजेपी ने वहां के सबसे बड़े ओबीसी चेहरे को अपने साथ दोबारा से मिलाया था। पूर्वांचल की स्थिति यह रही कि पूर्वांचल में सबको मालूम है कि प्रधानमंत्री का चुनाव भी इस बार मुश्किल में पड़ गया था और कई राउंड तक वहां पर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही थी। उसी तर्ज पर आप देखेंगे तो कौशाम्बी, जो कि प्रयागराज से सटता हुआ जिला है, पूर्वांचल से सटता है, वहां पर केशव मौर्य का इलाका है वो भी। और खास करके जो पूर्वांचल के पूरे इलाके, अगर आप गोरखपुर मंडल छोड़ दें तो बुरी तरीके से बीजेपी हारी। बीजेपी एक भी सीट नहीं जीत पाई। अम्बेडकर नगर, प्रतापनगर, इलाहाबाद कांग्रेस जीत गई, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर, पूरी फहरिस्त है। 27 में से 16 सीटों के आसपास समाजवादी पार्टी जीत गई, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर जीत गए। बिल्कुल, और इसी बढ़त को वो और मजबूत करना चाहते हैं। एक तो उनके वहां पर अपने घर बना लेने से, जो कि उन पर आरोप लगता था कि वो बाहरी है, यादव परिवार यहाँ का नहीं है, वो एक टैग हटाने की कोशिश, दाग को हटाने की कोशिश कि जितना मेरा इटावा है उतना ही मेरा आजमगढ़ है। तो एक जो लोगों के बीच में, अपने वोटर्स के बीच में एक जो सेंस उन्होंने देने की कोशिश की है कि मैं यहीं का हूं। दूसरी बात, पूरा पूर्वांचल अब एक तरीके से आप कह लें तो आजमगढ़ से वो उनका दूसरा ऑफिस के तौर पर इस्तेमाल होगा, और जिसको गेटवे ऑफ पूर्वांचल कहिएगा पॉलिटिकल तौर पर अखिलेश यादव के लिए, वो होने वाला है। तो पूरे पूर्वांचल के सियासत का गढ़ वो उसे बना देना चाहते हैं, क्योंकि आज भी सबसे ज्यादा मजबूत अगर समाजवादी पार्टी अगर कहीं है तो पूर्वांचल में। तो उसको और मजबूती देना, 2027 में इस अपने जिसे कहते हैं डिसिसिव मैंडेट को बनाए रखना, इसको बढ़ाए रखना, ये उनकी मंशा है। और इसीलिए उन्होंने आजमगढ़ को चुना भी है कि यहां से वो दलितों, ओबीसी, मुसलमानों, सबको एक साथ वो साध सकते हैं। और जिस फैनफेयर के साथ उन्होंने आज इसका उद्घाटन किया और उसका नाम पीडीए रख दिया, ये दिखा रहा है कि अखिलेश यादव के लिए 2027 कितना अहम है और कितना वो पूर्वांचल को लेकर संजीदा है। यही पूर्वांचल कभी बीजेपी का भी गढ़ था, बसपा का भी था। बीजेपी से तो लगातार जब से प्रधानमंत्री पूर्वांचल से सांसद होने लगे हैं, ऐसा लगने लगा था कि बीजेपी पूरे उस इलाके में छा गई। लेकिन एक चुनाव ने बहुत कुछ बदल दिया है, और अब अगला चुनाव उससे भी अहम है, कम से कम अखिलेश यादव के लिए। तो हर हाल में पूर्वांचल को अपने संगठन के दृष्टि से देख लें, अपने विधायकों के, सांसदों की दृष्टि से देख लें, तो अखिलेश यादव ने जो पकड़ इस वक्त बना रखी है 2024 चुनाव के बाद, उसको और मजबूत करना चाहते हैं। और हर हाल में वो पूर्वांचल जीतना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो भी पूर्वांचल जीतेगा वही सरकार में आएगा। आप उत्तर प्रदेश के दूसरे इलाके बेशक जीत लें, लेकिन जब तक पूर्वांचल नहीं जीतेंगे, आपके लिए सरकार बनाना बहुत मुश्किल है। वजह भी है, घनी आबादी है, बहुत बड़ी तादाद में वहां सीटें हैं, और अगर जो पूर्वांचल जीतेगा तो उसके लिए 2027 आसान हो जाएगा। तो मुझे लगता है अखिलेश यादव की बड़ी सोची समझी एक कैलकुलेटेड एक पॉलिटिक्स है, जिसको लेकर के वो पूर्वांचल को लेकर के निकले हैं, और वो उसके साधने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।
नहीं, बिल्कुल। अपने दर्शकों को बता दें कि आजमगढ़ के उत्तर में, नॉर्थ में गोरखपुर आता है, जो योगी आदित्यनाथ का, सीएम योगी आदित्यनाथ का इलाका है, और उसके दक्षिण में वाराणसी आता है, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ते हैं, और बीच में आजमगढ़ में अखिलेश यादव ने अपनी पूर्वांचल की राजनीति का एक नर्व सेंटर आज बना दिया, मतलब बना दिया, अपना घर वहां पर बना लिया। पूर्वांचल की बात करें तो कुमार, थोड़ा सा इसको और पूर्वांचल की राजनीति को समझे तो बीजेपी की जो सोशल इंजीनियरिंग है, बीजेपी की जो एक हिंदुत्व की राजनीति है, उससे अलग जो उसकी एक सोशल इंजीनियरिंग है, जिसके तहत उसके साथी अनुप्रिया पटेल, जो कि कुर्मी पॉलिटिक्स की झंडाबरदार उत्तर प्रदेश में मानी जाती हैं, ओम प्रकाश राजभर, जो कि ईबीसी की राजनीति का एक प्रतिनिधित्व करते हैं, बीजेपी के ये जो साथी हैं, ये भी पूर्वांचल में ही राजनीति कमोबेश करते हैं। अगर हम बीजेपी की पुरानी साथी और केंद्र में मंत्री अनुप्रिया पटेल की बात करें, जिनके पति आशीष पटेल विधानसभा में यानी योगी कैबिनेट में मंत्री हैं, वो पिछले दिनों कुछ नाराज सी नजर आ रही हैं। उन्होंने एक स्टेटमेंट दी, हमने अपना धर्म निभा दिया, बीजेपी को अपना धर्म निभाना है गठबंधन का। आशीष पटेल जो हैं वो अपने ही महकमे से एक बार बहुत ज़बरदस्त तरीके से नाराज दिखे थे, अब भी वो कहते हैं कि मेरे खिलाफ प्रचार किया जा रहा है, करोड़ों रुपए खर्चे जा रहे हैं। तो पूर्वांचल में अखिलेश यादव की पॉलिटिक्स के अलावा बीजेपी को अपने घर में, अपने गठबंधन में भी तो इस उठापटक का सामना करना पड़ रहा है। निश्चित तौर पर अगर आप कमजोर होंगे तो आप पर हमले बढ़ेंगे। बीजेपी जब मजबूत थी तो अपने किसी साझेदार की नहीं सुनती थी, या उतनी ही सुनती थी जितनी कि वो समझती थी। लेकिन अब 2017 वाली, 2022 वाली स्थिति नहीं है, ये बीजेपी को भी पता है। और बीजेपी को भी यह पता है कि साझेदार दलों को भी यह पता है कि 2017 या 2022 की तरह हम बीजेपी के साथ डील भी नहीं कर सकते। अब अपना भी अगर वोट बचाना है, अपने पार्टी को भी अगर आगे ले जाना है, तो फिर बीजेपी उनको टेकन फॉर ग्रांटेड ना ले। और यही आप देखेंगे तो अनुप्रिया पटेल और उनकी पार्टी के साथ जो इस वक्त हुआ है वो दिखाई दे रहा है। देखिए, जिस तरीके से अनुप्रिया पटेल बीजेपी की सबसे भरोसेमंद साझेदार मानी जाती रही है, 14 में एनडीए में आई, अमित शाह ने जो गठबंधन बुना उसकी सबसे अहम पार्टी और मेंबर के तौर पर रही, आज उत्तर प्रदेश में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी की वो नेता है विधानसभा के हिसाब से अगर देखा जाए तो। लेकिन बीजेपी जब 2022 के बाद 24 में चुनाव लड़ी तो उनका एक डाउनफॉल दिखाई दिया। 2 पार्लियामेंट में से 1 पार्लियामेंट हार गई, अपनी सीट बड़ी मुश्किल से जीत पाई, महज 30,000 से, जो तकरीबन वो 2.5 लाख वोटों से वो जीती थी। उस पार्टी के भीतर भी एक फीलिंग आ गई है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी अंदर ही अंदर हमें कमजोर कर रही है। उनको यह भी लगने लगा कि जो पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी के साथ चली गई थी, वो आखिरकार सपा से अलग होकर के अलग इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स कर रही हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी का एक धड़ा, खास करके उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी है वो कहीं उन्हें मदद तो नहीं कर रही। यही नहीं, अगर आप इसके अलावा देखें तो उनकी बहुत शिकायतें रही। उनकी पार्टी के भीतर भी कई तरह के कू करने के प्रयास किए गए, पार्टी के भीतर तोड़फोड़ जैसी चीजें हुई हैं। तो अनुप्रिया पटेल को लगने लगा है कि एक तो बीजेपी अब उस स्थिति में नहीं है, इससे अगर नेगोशिएट करना है तो नए तरीके से करना होगा। दूसरा, उन्होंने बड़ा क्लियर एक तरीके से इंडिकेशन दिया है कि 27 बीजेपी के लिए, कोई बीजेपी उसको गठबंधन के लिहाज से टेकन फॉर ग्रांटेड न ले, उसे सील ना माने गठबंधन को। वो भी इस चीज को देख रही हैं कि क्या 27 में बीजेपी से अलग होना भी उनके सियासत के लिए बेहतर है या नहीं है। क्योंकि आप देख लीजिए, अखिलेश यादव के साथ अब पल्लवी पटेल नहीं है, यानी अखिलेश यादव के साथ भी एक जगह खाली है। बीजेपी अगर मजबूत स्थिति में रहेगी तो अनुप्रिया पटेल तमाम विरोधों के बावजूद उनके साथ रहेंगी। लेकिन एक संभावना यह है कि अगर बीजेपी का ह्रास हुआ, 2024 वाली स्थिति बनी रही 27 में, तो फिर पार्टी एक अलग स्टैंड ले सकती है। और अगर आप देखें तो उनको ये लगने लगा है, सबसे ज्यादा जो उनकी पार्टी के भीतर जो चिंता का जो सबब है, जो कंसर्न की बात है, वो ये कि जो उनका वोट बैंक है, कुर्मी बिरादरी का जो वोट है, वो बहुत तेजी से अखिलेश यादव की तरफ, उस गठबंधन की तरफ शिफ्ट हुआ है।
और उसके बहुत सारे वजह हैं, भर्ती, जातिगत आरक्षण, भर्तियों का कम निकलना, या फिर जिस तरीके से 69,000 शिक्षकों की भर्ती को लेकर, तो ऐसे तमाम जो मुद्दे आते गए, उसने उनकी बिरादरी को बीजेपी से थोड़ा दूर किया, नाराज किया। हालांकि आज भी उनके वोटर, आज भी कुर्मी बिरादरी का एक बड़ा समर्थन बीजेपी के साथ है, लेकिन एक मुश्त जो समर्थन था वो अब नहीं है, और एक बड़ा तबका समाजवादी पार्टी के साथ जा चुका है। बीजेपी उसको लाने में उनके पसीने छूट रहे हैं कि भाई आप गए हो लेकिन हमारे साथ वापिस आओ। तो दोनों बातें उनको दिखाई दे रही हैं कि अगर उनका अपना वोट बैंक बीजेपी से शिफ्ट हो गया तो वो बीजेपी में रहकर क्या करेंगे। बेशक वो विपक्ष में चली जाएं, लेकिन अपने वोट बैंक को तो अपने साथ रख सकें। तो ये एक बहुत बड़ी ऐसी चिंता के सबब है, और वो साफ साफ आपको दिखाई देने लगा है जिस तरीके से आशीष पटेल ने धमकाया है। पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के करीबियों को उन्होंने टारगेट किया, सूचना विभाग को उन्होंने टारगेट किया, अब उन्होंने बाकायदा बता दिया कि 1700 करोड़ का पूरा एक फंड है, एक मंत्रालय है जो कि उनकी पार्टी के खिलाफ, उनकी नेता के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। तो ये सब चीजें ये माना जा सकता है कि ये 2027 को लेकर के जो एक बैकग्राउंड वर्क होता है सियासत में, वो दिखाई दे रहा है। अब ये जरूरी नहीं कि वो 2027 में बीजेपी का साथ छोड़ दें, लेकिन बीजेपी भी उस भरोसे के साथ नहीं कह सकती कि अनुप्रिया पटेल की पार्टी रहेगी। अगर उनका वोट बैंक, अगर कुर्मी वोटर्स बीजेपी के साथ रहे, वापस आए, तो वो रहेंगी, और अगर वो बड़ी तादाद में चले गए तो कम से कम वो अपने वोटर्स को दूसरी पार्टी, दूसरे गठबंधन में जाने का जोखिम नहीं लेंगी। वो किसी भी सूरत में अगर इसी तरीके से बीजेपी का इस बिरादरी में नुकसान होता रहा तो आप मान लीजिए कि 27 में फिर वो नए तरीके से पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट करने पर विवश हो जाएंगी। बिल्कुल। तो दोस्तों, सियासत में जो घोषित विरोधी हैं उनके बीच तो तलवारें खिंची ही रहती हैं, लेकिन गठबंधन के अपने साथी भी आंखें दिखाने लगे हैं दोनों तरफ। ये सिर्फ एनडीए में नहीं है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच भी हम ऐसी स्थिति देखते हैं। तो यानी गठबंधन के जब अपने साथी भी एक दूसरे को आंखें दिखाने लगे तो हमें समझ लेना होगा कि चुनावों के लिए बहुत ही एक फिसलन भरी डगर तैयार हो रही है, जिस पर कौन फिसलेगा और कौन उस पर कामयाबी से चलते हुए सत्ता के पनघट तक पहुंचेगा, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। आज कार्यक्रम में हमारे साथ शिरकत करने के लिए कुमार अभिषेक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का भी आभार। आज के लिए नमस्कार।